तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर के नाम से पढ़ते हैं। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो हिंदी में काफ़ी इजी टॉपिक होता है ये। और इस टॉपिक को जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो वो टीचर जो होते हैं वो आपको एक ट्रिक बताते हैं और बोलते हैं कि इस ट्रिक से इसके जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो सारे ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं कि वहाँ पर जाकर वो जो ट्रिक होती है वो फेल हो जाती है और वहाँ पर वो प्रश्न जो होते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। वो ट्रिक है आपकी फेल क्यों हो जाती है, वो जो कुछ किस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें आपकी वो ट्रिक फेल हो जाती है, वो सारी ही चीज़ें आज हम इन डिटेल में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आप हमेशा ये एक बात याद रखिए, जब कभी भी कोई भी ट्रिक बनती है किसी भी टॉपिक से संबंधित, जब कभी भी कोई भी ट्रिक बनती है तो आप हमेशा ही याद रखिए जो ट्रिक होती है वो टोटली आपकी बेसिक से ही बनती है। यदि आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप उस ट्रिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। और साथ ही साथ उस ट्रिक से अदर क्वेश्चन कोई भी बन जाए तो उसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है, आपको यदि 100% क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ट्रिक जो है, यदि आप ट्रिक सीखते हो तो ट्रिक से तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही सकते हो जितने उस ट्रिक के अंदर आते हैं। साथ ही साथ जो ट्रिक के अंदर नहीं आते उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उनके बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जितनी भी आपकी ट्रिकें बनती हैं, कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका कैसा भी टॉपिक हो, उसकी जितनी भी आपकी ट्रिकें बनती हैं वो सभी आपके टोटल बेसिक से ही बनती हैं। तो इस टॉपिक के विषय में बात की जाए तो इस टॉपिक को हम आज इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इस टॉपिक में कुछ ऐसे अदर टॉपिक भी देखने को मिल जाते हैं कि उन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ अदर जो टॉपिक हैं हिंदी के, उन टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। उन टॉपिकों से प्रश्न कैसे बनते हैं, वो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो प्रश्न, तो उनको भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस टॉपिक को हम आज इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिंग को अंग्रेजी में कहते हैं हम जेंडर, जेंडर के नाम से पढ़ते हैं हम अंग्रेजी में। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तब आप हमेशा ही बताओगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निशान या चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में साइन कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लिंग जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो आप हमेशा ही बताओगे कि जो लिंग जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, मराठी हुआ, उर्दू हुआ, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी आपकी भाषाएं होती हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर देखा जाए कि ये साइंस क्या होता है, यानी कि विज्ञान क्या होता है या गणित क्या होता है, तो वहाँ पर आप उन्हें बोलोगे कि विषय होते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर विषय क्या होते हैं और यहाँ पर भाषा क्या होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद यदि परिभाषा की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होगा उस शब्द के द्वारा, उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए कि जाति के आधार पर लिंग के भेद। देखिए हमेशा ही याद रखिए, हिंदी में लिंग के जो भेद बताए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दो भेद बताए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। ठीक, सबसे पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यदि यहाँ पर दूसरा बात की जाए संस्कृत में कितने भेद होते हैं, तो आप हमेशा ही याद रखोगे संस्कृत में आपके टोटल 3 भेद होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं। जब आपका इजी क्वेश्चन बनता है तब वहाँ पर क्या होता है, संस्कृत में जो होता है वो 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ठीक, अब यहाँ पर अंग्रेजी के बारे में बात की जाए कि अंग्रेजी में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आप हमेशा ही बताओगे कि अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद क्या होते हैं, सबसे पहला पुल्लिंग, जिसे हम देखिए मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग को हम फेमिनिन जेंडर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा होता है आपका उभयलिंग,
उभयलिंग को हम कॉमन जेंडर के नाम से पढ़ते हैं अंग्रेजी में। और चौथा होता है आपका नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग को न्यूटर जेंडर के नाम से पढ़ते हैं हम अंग्रेजी में। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के आधार पर लिंग के भेद। और आपको पता है हिंदी व्याकरण के आधार पर लिंग के जो भेद होते हैं वो आपके दो होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका पुल्लिंग, जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से पढ़ते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो, वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि अकारांत संज्ञा पुल्लिंग होती है। अब अकारांत संज्ञा आपकी पुल्लिंग होती है, ये आपसे बोला जाता है, लेकिन आप हमेशा ही याद रखिए सारी अकारांत संज्ञा जो होती हैं वो आपकी पुल्लिंग नहीं होती। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि 75% अकारांत संज्ञा जो होती हैं वो आपकी पुल्लिंग होती हैं, केवल 75%, ठीक। अब यहाँ पर ये 75% हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं, यदि आपको किसी को नहीं पता कि अकारांत संज्ञा क्या होती है, तो ये जो टॉपिक होता है ये आपका लिंग का टॉपिक नहीं होता, लेकिन ये जो टॉपिक होता है ये आपका संस्कृत का होता है। संस्कृत में होता है अकारांत, इकारांत, उकारांत। और आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको शब्द रख दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इसमें से अकारांत संज्ञा कौन सी है, उकारांत संज्ञा कौन सी है, या इकारांत संज्ञा कौन सी है। यदि आपको नहीं पता कि अकारांत, इकारांत या उकारांत की पहचान कैसे करते हैं तो वो चीज़ आप सीख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ण विच्छेद करना। जिसको वर्ण विच्छेद करना आता है वह समास इजीली समझ सकता है और वहाँ पर संधि को भी इजीली समझ सकता है। तो वर्ण विच्छेद से संबंधित आपके जो हिंदी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण विच्छेद करना। तो यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद करना है, सबसे पहले हमें समझना है अकारांत। तो अकारांत यहाँ पर लिखा है राम, तो राम एक अकारांत शब्द है। इसकी पहचान हम कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर लिखा है रा, तो रा को नीचे हमने लगाया हलंत और इसके साथ क्या है, बड़े आ की मात्रा है, ये आपकी बाहर आ जाती है, ठीक। अब इसके साथ है आपका माँ, माँ को हमने लिया। और आपको इजीली पता है कि जितने भी आपके व्यंजन होते हैं वो सारे ही आपके स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका शब्द होता है, जो भी आपका व्यंजन होता है, उसमें क्या होता है, आप उसके साथ हलंत लगाइए और उसके साथ हमेशा ही क्या होगा, आ की मात्रा जुड़ी हुई रहती है। आपके हमेशा ही कोई भी व्यंजन होगा उसके साथ कोई ना कोई आपका स्वर जुड़ा ही रहता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, रा और इसके साथ बड़े आ की मात्रा जुड़ी हुई थी। यहाँ पर क्या है, माँ और इसके साथ क्या है, छोटे आ की मात्रा जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट जो आपका वर्ड है जिसमें माँ जो है, इसमें क्या छोटे आ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर छोटे आ की मात्रा आ रही है ना, तो ये क्या है, आपका अकारांत है। और आप ये मत समझिए कि सिर्फ छोटे आ की मात्रा आएगी तभी आप इसे अकारांत बोलोगे। बड़े आ की मात्रा आती है तब भी आप इसे अकारांत ही बोलोगे, ठीक। छोटे आ की मात्रा आए या बड़े आ की मात्रा आए वो आपका अकारांत ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इकारांत को भी समझ लेते हैं। ये हमारे इस टॉपिक के अंदर नहीं है, सिर्फ हम अकारांत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें भी पहचान करना सीख लेते हैं। जैसे कि यदि इकारांत की बात की जाए तो इकारांत की पहचान कैसे, ठीक। अब इसके बाद है आपका रा, रा के नीचे हमने हलंत लगाया, तो यहाँ से इसकी मात्रा क्या निकली, छोटी ई, ठीक। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लास्ट में हमारा क्या निकल रहा है, छोटी ई निकल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इकारांत है, ठीक। अब यहाँ पर है आपका उकारांत। तो उकारांत की पहचान किस प्रकार से की जाती है वो चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारा गुरु, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये जो गुरु शब्द लिखा हुआ है, गुरु शब्द में ये जो गा है इसको हमने लिया और यहाँ पर ये जो छोटी ऊ की मात्रा लगी है ये आपकी बाहर आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर ये जो रा बना हुआ है इसके साथ देखिए, आप इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। ये रा आपका इस प्रकार से बना हुआ है, देखो ये जो रा बना हुआ है ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसे रू पढ़ रहे हो आप, तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस प्रकार से जब कभी भी लगा होगा तो आपको कैसे पहचान करनी है कि इसके साथ छोटा ऊ लगा हुआ है या बड़ा ऊ लगा हुआ है। तो देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा रा, ठीक, और इसके साथ हमने ऊ की मात्रा लगा दी।
अब यहाँ पर इस प्रकार से लगा हुआ है। दूसरा हमने देखा यहाँ पर भी लिखा हुआ है रा और इसके साथ ये लगा हुआ है। अब इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये गोला बनाकर इस प्रकार से लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें गोला बनाकर नहीं लगाया गया है। तब हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं तो ये होता है हमारा छोटा ऊ, ठीक। और यहाँ पर जब हम इस प्रकार से लिखते हैं गोला बनाकर, तब ये होता है आपका बड़ा ऊ। ये चीज तो ये जो रा है इसको हमने आधा किया, यहाँ पर हलंत लगा दिया और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका ऊ है ये क्या है आपका छोटा ऊ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका छोटा ऊ आ गया। अब लास्ट में आप देख रहे हो लास्ट में क्या आ रहा है आपका ऊ आ रहा है, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है ओकारांत, ठीक। देखिए छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सबकी छोटी मात्रा आ रही है तो आप ये मत समझिए कि केवल छोटी मात्रा आनी चाहिए, छोटी मात्रा आए या बड़ी मात्रा आए, हमें सिर्फ ये देखना है कि आ आएगा तो अकारांत है, ई आएगा तो इकारांत है, ऊ आएगा तो वह ओकारांत है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, इस प्रकार से काफ़ी सारे आपके शब्द बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने बोला था सिर्फ 75% जो शब्द होते हैं अकारांत वही केवल क्या होते हैं आपके यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि आपके चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने लिखा पुस्तक। अब इस पुस्तक को आप देखोगे तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने लिया पा पर हलंत लगा दिया और यहाँ पर छोटा ऊ बाहर निकल कर आया, प्लस यहाँ पर सा लिया और ये आपका सा पहले से ही आधा है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हमने लिया ता और ता के साथ क्या है छोटे आ की मात्रा। अब इसके बाद लिया हमने का और का के साथ क्या है आपका छोटे आ की मात्रा, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आ है लास्ट में क्या बन रहा है हमारा आ बन रहा है और आ बन रहा है तो ये क्या है आपका अकारांत हुआ। यदि अकारांत हो रहा है तो इसे क्या होना चाहिए पुल्लिंग होना चाहिए। हम यही तो पढ़ते हैं कि यदि अकारांत शब्द होगा तो वह पुल्लिंग होगा। हमने आपको यही बताया है कि अकारांत जितने भी आपके शब्द होंगे वो 100% आपके पुल्लिंग नहीं होंगे, केवल 75% ही होंगे, जिसमें केवल 75% पुल्लिंग होंगे, बाकी सभी क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप पुस्तक देखोगे तो ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे भी आप वाक्य बना लीजिए, जैसे कि आपको ट्रिक से बताया जाता है कि आप जो भी आपका शब्द हो उसके साथ एक वाक्य बना कर देख लीजिए, यदि क्रिया जो होती है वह आपकी स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, यदि वह पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आती है तो वह पुल्लिंग है। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर पुस्तक बहुत पुरानी है, पुरानी है, हमने बोला पुरानी। अब यहाँ पर ये जो शब्द है ये हमें क्या बता रहा है पुरानी, पुरानी मतलब स्त्रीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर क्या है यदि वह पुल्लिंग की ओर इशारा करता तो यहाँ पर लिखा होता पुराना, पुराना है। यदि पुराना लिखा होता तो वह क्या होता आपका पुल्लिंग होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पुरानी, पुरानी लिखा हुआ है तो वह क्या है स्त्रीलिंग है। और आप ध्यान से समझ सकते हो कि यह जो शब्द है यह आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि जो आपके अकारांत शब्द होते हैं वो 100% पुल्लिंग होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और आप हमेशा ही यहाँ पर याद रखोगे कि वर्णमाला के जो अक्षरों के जो नाम होते हैं वो आपके 100% जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे यहाँ पर आप जितने भी वर्ड देख रहे हो आप सभी जानते हो अच्छे से वर्डों के बारे में, तो जितने भी आपके वर्ड होते हैं वो 100% वर्ड जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं समय के नाम पुल्लिंग होते हैं और समय के जितने भी आपके नाम होते हैं वो भी आपके 100% आपके पुल्लिंग ही होते हैं। यदि आपको देखिए यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड, पल, क्षण, मिनट, घंटा, ये जितने भी आपके समय के जो नाम होते हैं वो सभी आपके 100% क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। अब यहाँ पर यदि आपको नहीं पता हो तो देखिए आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और उसी प्रकार से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और यदि आपको नहीं पता कि सब समय जो होता है उसमें सेकंड से आगे क्या चलता है तो आप हमेशा ही याद रखिए जो सेकंड जो होता है तो 1 सेकंड में आपके 100 पल होते हैं। आप हमेशा ही याद रखिए
कि 1 सेकंड जो होता है तो 1 सेकंड में आपके 100 पल होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक। इसके बाद है आपका शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आपको ये बोला जाता है कि शरीर के जो अंगों के नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आप हमेशा ही यहाँ पर याद रखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 70% नाम ही जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। बाकी जो 30% होते हैं वो आपके हिंदी में स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, दांत, सिर, मुंह। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये है आपका घुटना, ठीक है, घुटना, हृदय, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उंगली के बारे में बोला जाए कि अंगुली कैसा शब्द है, तो आप बताओगे कि अंगुली जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो आप बोलो जैसे कि स्त्रीलिंग में आएगा, जैसे कि आपका आप बोले त्वचा बोल दीजिए, त्वचा बोल दीजिए। तो ये त्वचा जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। जैसे कि आप बोल के देख लीजिए, त्वचा खराब हो गई, खराब हो गई, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गई, गई, ठीक, ये लिखा हुआ है गई, त्वचा खराब हो गई, तो यहाँ पर गई लिखा हुआ है। यदि ये पुल्लिंग होता तो यहाँ पर लिखा होता गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, गई, तो इसका मतलब क्या है, त्वचा क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि शरीर के अंगों के जो नाम होते हैं वो केवल और केवल 70% ही आपके क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे, बाकी क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए हमने जितने भी आपको पॉइंट पढ़ाए हैं, तो जितने भी आपके समझाने वाले पॉइंट थे वो सभी हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम सिर्फ आपको नाम बता देते हैं उन पॉइंटों के, और उनके विषय में आप अच्छे से जानते ही हैं। जैसे कि अन्य यानी कि अदर में आएंगे, जैसे कि सबसे पहला है आपका दीपों के नाम, दीप आप अच्छे से जानते ही हो। यहाँ पर है आपका फूलों के नाम, फूलों के नाम में जैसे कि आप बोलो कि फूलों के नाम जो होंगे, चमेली बोल दो कि चमेली जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग में आएगा, तो वहाँ पर चमेली जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चमेली जब कभी भी आपका बोला जाए, यदि चमेली एक नाउन है यानी कि संज्ञा है, किसी का नाम है, तो वहाँ पर वो एक स्त्रीलिंग में आ सकता है। लेकिन चमेली जो होगा वो हमेशा इस प्रकार से बोला जाता है, चमेली का फूल, तो हमेशा ही वो क्या होगा कि वह पुल्लिंग में ही आएगा, ठीक। जैसे कि नेक्स्ट है आपका रत्नों के नाम, इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, इसके बाद है आपका प्राणीवाचक संज्ञा, इसके बाद है आपका अनाजों के नाम, इसके बाद है आपका सागरों के नाम, इसके बाद है आपका पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम में भी आपका ऐसे ही कंडीशन बनेगी, जैसे कि आप बोलते हो कि तुलसी जो है वो आपका स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन तुलसी यदि किसी का नाम है तो वहाँ पर वह एक स्त्रीलिंग में आ सकता है। लेकिन जो तुलसी यदि पेड़ के विषय में यदि बात की जाती है तो वहाँ पर वो हमेशा ही पुल्लिंग में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे बोला जाता है तुलसी का पेड़, ठीक। तो ये चीज़ आप हमेशा ही याद रखिए। इसके बाद है आपका द्रव्यों के नाम, इसके बाद है आपका महीनों के नाम। एक पॉइंट और बता देते हैं आपको, यदि आपसे बोला जाए कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है, तो आप हमेशा ही बताओगे कि जड़ी बूटियों की रानी तुलसी को कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आपका पहले भी पूछा जा चुका है कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक। तो इसके बाद है आपका द्रव्यों के नाम, महीनों के नाम, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम में हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे कि सूर्य, तो जो भी आपके जो ग्रह के रूप में ही आपके नक्षत्रों को आप पढ़ते हो, जैसे कि आप अच्छे से जानते ही होंगे नक्षत्र क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद है आपका धातुओं के नाम, इसके बाद है आपका देशों के नाम, दिनों के नाम, और यहाँ पर है आपके पर्वतों के नाम, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है, एक भेद आपका। तो इसके बाद है आपका दूसरा भेद, जिसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग, और इसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर के नाम से। तो उसे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिंग के भेद पढ़ रहे थे हम। लिंग के टोटल भेद जो होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, जिसमें से पहला था हमारा पुल्लिंग, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है दूसरा भेद, जिसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग, और अंग्रेजी में हम इसे फेमिनिन जेंडर के नाम से पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से
स्त्री जाति के होने का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध होगा वह क्या कहलाएगा? आपका स्त्रीलिंग। ठीक, इसका स्त्रीलिंग में सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है। देखिए, ये जो आपका पॉइंट है ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये आपका हिंदी में भी पूछा जाता है और आपका संस्कृत में भी पूछा जाता है। आपसे सीधा ही पूछ लिया जाता है कि यदि इस शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके साथ किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द को स्त्रीलिंग बनाया गया है तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हिंदी में जो प्रत्यय लगाकर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है तो वहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका ई, बड़ी ई। ठीक, तो बड़ी ई लगाकर जब हम बनाते हैं तो शब्द जैसे बनते हैं आपके बड़ा का क्या हो जाता है? बड़ी। इसी प्रकार से इनी प्रत्यय होता है तो इनी प्रत्यय लगाकर क्या बनता है? योगी का बन जाता है आपका योगिनी। ठीक, इसी प्रकार से इन प्रत्यय लगाकर बनता है आपका धोबी का धोबिन। ठीक, इसके बाद है आपका नी प्रत्यय, नी लगाकर बनता है जैसे कि मोर का हो जाता है आपका मोरनी। इसी प्रकार से आनी प्रत्यय लगाने से बनता है जैसे कि देवर प्लस आनी देवरानी। इसी प्रकार से आयन प्रत्यय है पंडित प्लस आयन पंडितायन। इसी प्रकार से आपका इया प्रत्यय है जैसे कि बेटा प्लस इया क्या हो जाएगा? आपका बेटिया। इसी प्रकार से लोटा प्लस इया क्या हो जाएगा? आपका लुटिया। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यदि आपको देखिए संधि शब्द से विच्छेद करना और विच्छेद से संधि शब्द बनाना, यदि ये चीज़ें आपको नहीं आती हों तो हमारा जो संधि वाला जो टॉपिक है जो हमने पढ़ाया था उसको आप अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पर हमने आपको हर वीडियो में और हर भेद के अंदर हमने आपको बताया था एक संधि शब्द से विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है और विच्छेद से संधि किस प्रकार से की जाती है। तो ये चीज़ें हमने आपको इन डिटेल में वहाँ पर पढ़ाई थी। अगर ये चीज़ें आपको जोड़ना अच्छे से नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ से जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट है अनुस्वरांत, एकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जब हमने आपको पुल्लिंग पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जो अकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो आपकी पुल्लिंग होती हैं, और यहाँ पर आपका अनुस्वरांत, एकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत ये सभी क्या होंगी? आपकी स्त्रीलिंग होंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका खड़ाऊं, सांस, चिट्ठी, लू, दारू और भीत। इस प्रकार से काफ़ी सारे शब्द हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा भाषा, बोलियां, लिपियां के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका हिंदी जो है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तो ये सारी क्या होती हैं? आपकी भाषाएं होती हैं। इसी प्रकार से यदि बोलियों की बात की जाए तो जैसे कि पहाड़ी, खड़ी बोली, तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपकी बोलियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि लिपियों की बात की जाए तो ये है आपकी गुरुमुखी, देवनागरी और रोमन। यदि आपसे पूछा जाए जैसे कि आपका हिंदी में जो आपका वर्णमाला टॉपिक है उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि जो है वो किस भाषा से संबंधित है, या फिर देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। अब देवनागरी की बात की जाए तो हिंदी और संस्कृत इन दोनों भाषाओं की देवनागरी लिपि होती है। यदि रोमन की बात की जाए तो रोमन होती है आपकी अंग्रेजी भाषा की लिपि। ठीक, इसके बाद यदि गुरुमुखी की बात की जाए तो पंजाबी जो भाषा होती है उसकी होती है आपकी गुरुमुखी लिपि। ठीक, तो ये भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस भाषा की कौन सी लिपि है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली, दूसरी ये आप देख रहे हो तो ये क्या है? ये तारीख है। जैसे कि पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, इस प्रकार से बोला जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर तिथियों की बात की जाए तो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी ये सभी क्या कहलाती हैं? तो ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं? तिथियाँ कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद है आपका धार्मिक पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि कुरान, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल,
रामचरितमानस। अब यहाँ पर देखेंगे आप, महाभारत हुआ या रामायण हुआ, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हमेशा ही याद रखेंगे कि ये जो शब्द हैं आपके, जैसे कि रामचरितमानस हुआ, ठीक, आपका यहाँ पर महाभारत हुआ और रामायण हुआ, और इसका ये बाइबल, गीता और ये कुरान, ये तो आपका स्त्रीलिंग जैसा ही लगता है देखने में, सुनने में, लेकिन महाभारत, रामायण और रामचरितमानस ये ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द नहीं होते हैं, ये भी आपके स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है, राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, इस प्रकार से जितनी भी आपकी राशियां होती हैं वो सभी राशियों के नाम, जैसे कि यहाँ पर सिंह लिखा है, अब यहाँ पर जब से सिंह शब्द लिखा है तब इसको देखकर आप बोलोगे कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप बोलोगे कि ये एक क्या है कि पुल्लिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं होता, सिंह एक राशि होती है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक, इसके बाद आपका अन्य अदर में देखते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि हमने आपको जब पुल्लिंग पढ़ाया था तब हमने आपको अदर में बताया था, तो वही यहाँ पर भी आते हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उतना ही हम पढ़ेंगे जितना कि आपको समझाने की हमें आवश्यकता है। ठीक, इनके हम आपको नाम बता देते हैं और बाकी इनके बारे में हम अच्छे से आप जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला मसालों के नाम आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची। ठीक, इसके बाद है आभूषण और वस्त्रों के नाम। इसके बाद है जैसे कि शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम हमने आपको बताए थे कि पूरी तरह से पुल्लिंग नहीं होते हैं, उसमें स्त्रियों के भी नाम होते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका आहारों के नाम। इसके बाद है आपका प्राणीवाचक संज्ञा। इसके बाद है आपका समूहवाचक संज्ञा, नक्षत्रों के नाम और नदियों के नाम। ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके स्त्रीलिंग में भी आते हैं। देखिए इनमें क्या होता है कि कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं, लेकिन परसेंटेज का फर्क पड़ता है। यदि कोई ऐसा होता है जैसे कि स्त्रीलिंग में आपका मान लीजिए 70% आ रहा है, तो पुल्लिंग में वो आपका 30% आता है केवल। ठीक, तो यहाँ पर कभी वो स्त्रीलिंग में ज़्यादा होता है, वह कभी पुल्लिंग में ज़्यादा होता है। ठीक, इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, द्विलिंगीय शब्द। ये आपका जो होता है ये आपका काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और ये आपका जब आप पढ़ते हो, जेंडर टॉपिक पढ़ते हो जब अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में ये कॉमन जेंडर के नाम से प्रयोग किया जाता है, इसे भी हमें पढ़ना है। जैसे कि ये होता क्या है, जो शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बिना परिवर्तन समान रूप से प्रयोग किया जाए, ऐसा शब्द जो कि पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि हम ये कहेंगे कि पुरुष के लिए और स्त्री के लिए समान रूप से सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वही कहलाएगा आपका द्विलिंगी शब्द। जैसे कि हम यहाँ पर समझें, यहाँ पर लिखा है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आपका प्रधानमंत्री। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर है नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस समय, तो ये क्या हैं, ये आपके पुल्लिंग हैं, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी जो थीं तो वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान रूप से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल से समय, रोहित चित्रकार है। अब रोहित कौन है आपका, यहाँ पर ये पुल्लिंग है। अब इसके बाद ममता चित्रकार है। अब ममता क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए चित्रकार शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा शब्द जो कि स्त्री के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा बिना किसी परिवर्तन के, तो वही कहलाएगा आपका द्विलिंगी शब्द। जैसे कि पत्रकार, गवर्नर, वकील, डॉक्टर, शिशु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, शिशु। ठीक, इसके बाद है आपका सेक्रेटरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी को देखते ही लोग क्या करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होता, ना ही ये स्त्रीलिंग होता, ना ही ये पुल्लिंग होता, ये क्या कहलाता है आपका द्विलिंगी। ना ही आप इन शब्दों के साथ स्त्रीलिंग पुट कर सकते हो, ना ही इनके साथ पुल्लिंग पुट कर सकते हो। आपको वहाँ क्या करना होगा, द्विलिंगी, या फिर आपको क्या करना होगा, या फिर ऑप्शन में आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, तो आप पुट कर सकते हो, या फिर आएगा इनमें से कोई नहीं, तो भैया आपको आंसर पुट करना होगा। ना ही आप स्त्रीलिंग पर लगाओगे, ना ही आप पुल्लिंग पर लगाओगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। जैसे कि लास्ट में बचता है आपका मित्र, ग्राहक। मित्र भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है।
ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो उसकी ओर देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग परिवर्तन के नियम। यदि लिंग परिवर्तन के नियम की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि नर या मादा लगाकर ही क्या किया जाता है, या तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाया जाता है या फिर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यहाँ पर कभी भी किसी का प्रत्यय लगाकर या उपसर्ग लगाकर इस प्रकार से शब्द में परिवर्तन करके इस प्रकार से उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर इस प्रकार से नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ नर या मादा लगाकर ही उसका क्या होता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर तोता का होता है मादा तोता, मच्छर मादा मच्छर, खटमल मादा खटमल, उल्लू मादा उल्लू, खरगोश मादा खरगोश, जिराफ मादा जिराफ, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, कछुआ मादा कछुआ, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किस प्रकार से बनाया जाता है कि चील का हो जाता है नर चील, भेड़ का हो जाता है नर भेड़, गिलहरी का नर गिलहरी, कोयल का नर कोयल, मकड़ी का नर मकड़ी, मक्खी का नर मक्खी, ये आपका मैना होगा। ठीक, तो मैना का नर मैना। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए अधिकतर क्या होता है कि शब्द में परिवर्तन करने के बाद ही एक शब्द का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको लगाकर एक पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से होते हैं, ना ही उनके साथ कोई परिवर्तन करना होता और ना ही हम उनके साथ कोई परिवर्तन कर सकते। वह स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक जोड़ा ही होता है। जैसे कि आप बोलोगे माता, माता का क्या होगा पिता होगा। इसी प्रकार से भाई, भाई का क्या होगा बहन होगा। इसी प्रकार से पुत्र का क्या होगा कन्या होगा। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे नियम होते हैं, तो सारे ही नियम हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, जिनको आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये क्या होगा आपका पुल्लिंग होगा या ये आपका क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। इस प्रकार से जितने भी आपके नियम हैं वो सभी नियम ऐसे ही हैं जो कि आप आसानी से उन्हें पहचान सकते हो। ठीक, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।